हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 कंप्लीट सॉल्यूशन। इसका ये पार्ट 1 है जो इस बार जून 2023 शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 10 क्वेश्चंस आपके पैसेज हैं, तो वो हम आपके कवर नहीं करेंगे। बाकी जो 90 क्वेश्चंस हैं उनके 30 क्वेश्चंस की आपकी 3 वीडियोज आएंगी। तो ये उसका पार्ट 1 है। इससे पहले हमने पेपर 1 का जो कंप्लीट 40 क्वेश्चंस थे एक्सक्लूडिंग डीआई एंड आरसी, वो आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी है। तो जिसने नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर अप्लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर है ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में है, बताया गया है। इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है, लेट द बायर बिवेयर, कि जब भी कोई आप बायर या परचेजर सामान खरीदने जाता है तो उसको सावधानी रखनी चाहिए जो भी वो गुड्स परचेज कर रहा है। तो वो किस सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा? व्हेन द बायर डज नॉट इंटीमेट द पर्पज टू द सेलर एंड डिपेंड्स अपॉन हिज ओन स्किल एंड जजमेंट, वहाँ पर लेट द बायर बिवेयर आपका अप्लाई होता है। बाकी ये जो तीनों केस लिखे हुए हैं, व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल, व्हेन गुड्स आर सोल्ड अंडर इम्प्लाइड कंडीशंस, यहाँ लेट द बायर बिवेयर या कैविएट एम्पटर का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रिंसिपल की एक्सेप्शंस हैं, वो हमने यहाँ नोट डाउन की हुई हैं। कि जब कोई प्रोडक्ट है, जिस फिटनेस ऑफ द प्रोडक्ट टू द बायर पर्पज ऑफ परचेज, सेल ऑफ गुड्स अंडर द ट्रेड नेम, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल इंस्पेक्शन, ट्रेड यूजेज या फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन बाय द सेलर, इन केसेस में आपका कैविएट एम्पटर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आपको इसको अपने कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे ए एक आपका सेलर है, उसने बी पर्सन को मोबाइल फ़ोन अपना सोल्ड किया। ए ने अपना मोबाइल फ़ोन बी को सोल्ड किया, जो कि एक माइनर है, और बी ने इसको जो पेमेंट किया है वो चेक से किया है। अब ए अपने जो चेक उसको रिसीव हुआ उसको सी को इंडोर्स कर देता है, द चेक इज डिसऑनर्ड ऑन प्रेजेंटेशन। तो जो चेक है वो आपका डिसऑनर्ड हो जाता है प्रेजेंटेशन पर। तो कैन सी इन्फोर्समेंट्स पेमेंट ऑफ द चेक? यस, सी कैन इन्फोर्स द पेमेंट ऑफ चेक ओनली अगेंस्ट ए। वो बी के पास नहीं जाएगा अपना पैसा मांगने, क्योंकि बी तो माइनर है, और माइनर के साथ जो भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके, जो भी आपने माइनर से किया है, तो जो सी पर्सन है वो केवल अपना इन्फोर्स कर सकता है पेमेंट को ऑफ चेक ओनली अगेंस्ट ए। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग फ्रॉम बिगनिंग एंड एंडिंग विद द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। जब प्रोसेस कॉस्टिंग के आप क्वेश्चंस करते हो, वहाँ कभी कभी वर्क इन प्रोग्रेस है, जब आप अपने अकाउंट बना रहे हो, कंप्लीशन नहीं हुआ है 100%, तो उसके आपसे स्टेप पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले समराइज द फ्लो ऑफ फिजिकल यूनिट्स ऑफ आउटपुट, उसके बाद कंप्यूट करते हैं आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, उसके बाद समराइज टोटल कॉस्ट टू अकाउंट फॉर वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, उसके बाद कंप्यूट कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, और लास्ट में सबसे असाइन टोटल कॉस्ट टू यूनिट कंप्लीटेड एंड टू यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो राइट आंसर बनेगा वो आपका इसके अकॉर्डिंग बनेगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये आप सिंपल से स्टेप हैं, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ एन आर्ट ऑफ डॉजिंग टैक्स विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ। ये यहाँ पे विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ, ये इसका एक हिंट है कि आप अपने टैक्स को कम कर रहे हो लेकिन आप लॉ को ब्रेक नहीं कर रहे हो, तो इट इज़ कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। बाकी टैक्स जो आपका इवेजन होता है, ये आपका इलीगल लूप होल्स या इलीगल वेज होते हैं जो आप यूज कर रहे हो अपने टैक्स को कम करने के लिए, ये इलीगल होता है। जबकि टैक्स अवॉइडेंस आपका इलीगल नहीं है, ये लीगल ही होता है, क्योंकि ये विदाउट ब्रेकिंग द लॉ होता है। क्वेश्चन नंबर 4, टू रिमूव ऑर्डर बाइस इन अ क्वेश्चनेयर यूजुअली रिसर्चर यूज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपका जो यूजर है वो किस किस तरीके के क्वेश्चंस यूज करता है? एक तो आपके पाइवोट क्वेश्चंस यूज कर सकता है, फनल टेक्निक यूज कर सकता है, और वो आपका फिल्टर क्वेश्चंस टेक्निक कर सकता है। मल्टीपल ग्रिड और लीडिंग क्वेश्चंस आपके ऑर्डर वाइज को रिमूव करने के लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं, जबकि पाइवट क्वेश्चन, फनल टेक्निक, फिल्टर क्वेश्चंस, ये सब आपके यूजफुल हैं। तो आपका ऑप्शंस जो 4 है, सी डी ए, वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हायरिंग रिलेटेड टर्नओवर कॉस्ट व्हेन एन एम्प्लॉय क्विट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई आपका एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को क्विट करता है तो कौन सी हायरिंग रिलेटेड टर्नओवर कॉस्ट है? एडवर्टाइजिंग, इंटरव्यूइंग, ये बिल्कुल भी, और रिक्रूटर फीस, ये बिल्कुल आपके इररेलेवेंट हैं। लेकिन ट्रेनिंग वो जो है वो आपकी हायरिंग रिलेटेड टर्नओवर कॉस्ट मानी जाती है जब कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्विट करता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सैलरी स्ट्रेट सैलरी सेल्स कंपनसेशन प्लान? तो स्ट्रेट सैलरी सेल्स कंपनसेशन प्लान के आपको डिसएडवांटेज बताने हैं। तो सेल्स वॉल्यूम इज एम्फेसाइज्ड ओवर प्रॉफिट्स, चलो अभी इसको देखते हैं आगे। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में ओवर स्टॉक द कस्टमर, और लो मोटिवेशनल इम्पैक्ट, हाँ ये तो होगा, अगर आपका स्ट्रेट सैलरी सेल्स कंपनसेशन प्लान है तो वहाँ लो मोटिवेशनल इम्पैक्ट होगा। तो सी जिसमें है उसका है, तो अभी आपका ऑप्शन 3 तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी डिफ़िकल्ट टू अट्रैक्ट और रिटेन टॉप सेल परफॉर्मेंस, ये भी बिल्कुल डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट सैलरी प्लान है तो यहाँ पर आप कोई भी किसी को मोटिवेशन नहीं दे रहे हो, एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे हो, तो वहाँ डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके टॉप सेल्स परफॉर्मर को रिटर्न करना। तो सी और डी तो बिल्कुल आएंगे, तो आपका दूसरा भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब ई वाला पॉइंट है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में फोकस ऑन प्रोडक्ट्स डेट रिक्वायर लीस्ट एफर्ट टू सेल, ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये आपका स्ट्रेट सैलरी सेल्स कंपनसेशन है, मतलब जितनी ज़्यादा सेल करोगे उतना आपको रेमुनरेशन मिलेगा। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फोकस करेगा कि वो प्रोडक्ट सेल करे जिसमें लीस्ट एफर्ट लग रहे हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो सी डी ई आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपके तीनों ही डिसएडवांटेज हैं स्ट्रेट सैलरी कंपनसेशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स टू ब्रांड देयर ऑफरिंग्स? तो क्या क्या रीजन्स हैं? हेल्प्स टू गॉज द लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, चलो अभी इसको देखते हैं। इनेबल्स प्रीमियम प्राइसिंग, हाँ ये बिल्कुल आपका रीज़न हो सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ब्रांड ऑफरिंग कर रहे हैं तो उनको प्रीमियम प्राइसिंग को इनेबल करना होगा। कंट्रीब्यूट्स टू कॉर्पोरेट आइडेंटिटी प्रोग्राम्स, हाँ ये भी एक इसका रीजन्स है कि आप अपनी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी प्रोग्राम में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। और डी ऑप्शन जो है, इन्फॉर्म्स अबाउट द सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये ऐसा कोई एक रीज़न नहीं है कि वो अपनी ब्रांड को ऑफर करें। डेवलप कस्टमर लॉयल्टी, ये एक अप्रोप्रिएट यहाँ आंसर बन सकता है। तो जो ऑप्शन बी सी ई ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ए और डी ऑप्शन है ये आपके बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट क्वालिटी को गॉज करना या प्रोडक्ट के सोर्स के बारे में बताना, ये आपके एक डायरेक्टली ब्रांड ऑफरिंग में हेल्प नहीं कर रहा है या उसका रीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ आपको असर्शन और रीजन दे रखे हैं। यूजुअली मैन्युफैक्चर कंपनी यूज सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट टू अनलॉक इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। तो बिल्कुल ठीक बात है, सेल एंड लीज बैक आपका एक मेथड होता है जिसमें एक लेसर है, लेसी है, उसके पास फंड की कमी है तो वो फिर से अपनी एसेट्स को बाई बैक कर लेता है, तो यही आपका सेल एंड लीज बैक मेथड है। तो असर्शन बिल्कुल ठीक है। इन अ सेल ऑफ लीज बैक अरेंजमेंट द कंपनी सेल द एसेट टू अ लीजिंग कंपनी एंड लीज इट बैक टू एंजॉय द अनइंटरप्टेड यूज ऑफ एसेट इन देयर बिजनेस। तो ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, लेकिन ये दोनों आपस में को रिलेट नहीं कर रहे हैं। दोनों ही सेल लीज बैक की बातें हो रही हैं, लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है आपका। क्वेश्चन नंबर 10, एन एजेंट इज पर्सनली लाइबल टू थर्ड पार्टीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस? ये आपको बताना है कि एक एजेंट है वो आपका पर्सनली लाइबल कब होगा। तो इफ़ एन एजेंट एक्ट फॉर एन अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, अगर एजेंट अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है तो वहाँ वो खुद ही पर्सनली लाइबल होगा, बिल्कुल सही बात है। ट्रेड यूजेज एंड कस्टम्स मेक एजेंट पर्सनली लाइबल, या कंपनी या बिजनेस के ऐसे आपके कस्टम्स हैं जो एजेंट को पर्सनली लाइबल बना रहे हैं तो वहाँ भी वो पर्सनली लाइबल होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ए और बी जहाँ हैं वो तो आने ही आने हैं, बाकी ये ऑप्शन 3 और 4 डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो आप। अब आपको सी और ई में से देखना है कौन सा अप्रोप्रिएट है। इफ़ एन एजेंट साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट इन प्रिंसिपल्स नेम, अगर वो प्रिंसिपल नेम में साइन कर रहा है तो वो क्यों पर्सनल लायबल होगा, तो ये तो आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ई ऑप्शन बनेगा, इफ़ एन एजेंट वर्क्स फॉर अ फॉरेन प्रिंसिपल। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ए बी ई। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इनमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि सारे ऑप्शंस को ना पढ़ा जाए, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, टाइम को कम से कम हमें लगाना होता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको मैचिंग करनी है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन दिया है, मतलब ये 80 आपके केरनी ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स है और दूसरी तरफ उसके क्या क्या वेरिएबल हैं। ये नया कंसेप्ट है तो इसको आप नोट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर एक तरफ आपको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पर्सनल इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन दे रखा है। तो इसको आप मैच करने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मैच होगा। पर्सनल इंटीग्रेशन आपका इंटरनेशनल टूरिज्म एंड ट्रैवल से होगा। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन आपकी बात करता है इंटरनेट यूजर्स की। और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन आपका रेटिफिकेशन एंड मल्टीलेटरल ट्रीटीज की बात करता है। तो कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जरूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वही आया हो। कुछ क्वेश्चंस आपको कॉमन सेंस से भी लगाने हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे कॉमन सेंस भी काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ आपको गैस करके उसको राइट करना होता है। Question number 12. Arrange the following steps in a logical sequence in recourse to dishonoring a negotiable instrument. आपको बताना है कि जब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो उसमें क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं आपका नोटिस ऑफ डिसऑनर प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम उसकी नोटिंग करते हैं। उसके बाद प्रोटेस्टिंग की जाती है। उसके बाद कंपनसेशन और लास्ट में आपसे पेनल्टीज वगैरह चार्ज की जाती हैं। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस को फॉलो करके जो आंसर आपका राइट बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर जो राइट आंसर है 1 है। एक बार इसकी प्रोसेस को आप अच्छे से देख लें कि पहले आप नोटिस, उसके बाद नोटिंग, उसके बाद आपको करना है प्रोटेस्टिंग, उसके बाद कंपनसेशन और लास्ट में पेनल्टीज। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कौन सी लिमिटेशंस नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है इट इन्वॉल्व्स वेरियस सपोर्ट एक्टिविटीज़ इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट्स। तो इस स्टेटमेंट को ही पढ़ के आपको लग रहा होगा ये कहीं से भी लिमिटेशंस नहीं है और राइट आंसर भी यही है। बाकी आप 2, 3, 4 को पढ़ो। इट डज नॉट प्रोवाइड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, तो ये एक इसकी लिमिटेशंस है। ऑल कॉस्ट कैन नॉट बी आइडेंटिफाई इजिली, ये भी लिमिटेशन है। सेटअप कॉस्ट एज वेल एज कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड ऑपरेटिंग द एबीसी सिस्टम आर वेरी हाई, तो ये भी लिमिटेशंस है क्लियरली। बाकी जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो क्लियरली इसकी लिमिटेशंस नहीं है एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। तो राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपको शेड्यूल्स दिए हुए हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरी तरफ उनके अंडरलाइन थीम्स दी हुई हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप लगा दोगे, नहीं तो आप गैस कर सकते हैं। इसमें जो राइट आंसर है शेड्यूल 1 आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से मिला हुआ है। शेड्यूल 2 आपका कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन से मिला हुआ है। शेड्यूल 3 आपका प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। और जो शेड्यूल 4 है वो आपका कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है। तो जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से। इनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। बाकी जो शेड्यूल 3 है वो आपने काफ़ी जगह पढ़ा होगा, जहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की बात करते हैं। लेकिन अगर आपको वो पता है तो आप फिर भी 2 और 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ शेड्यूल्स को याद रखें जो स्टार्टिंग वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स फॉर कंज्यूमर प्रमोशन। तो कंज्यूमर प्रमोशन के टूल्स बताने हैं आपको। तो रिफंड्स भी होते हैं, कूपन्स भी होते हैं और इवेंट स्पॉन्सरशिप भी होता है। BCD यहाँ पर राइट ऑप्शन होने वाला है। कुछ ने बोला था कि आपका प्राइस ऑफ भी एक ऐसा सेम कंज्यूमर प्रमोशन का टूल है, लेकिन ऐसा नहीं है और यहाँ कहीं भी ABCD ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। बाकी अगर BCDE आप इन्वॉल्व ऑफ इनवॉइस, वो भी एक कंज्यूमर प्रमोशन का टूल नहीं होता है। जो आपके नोट में या मार्केटिंग मैनेजमेंट में पढ़ाए जाते हैं वो आपके रिफंड्स, कूपन्स या इवेंट स्पॉन्सरशिप ही पढ़ाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका होने वाला है 4। ये हमने आपकी स्लाइड भी लगाई है कि आपको क्या क्या टाइप्स ऑफ कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन होते हैं टूल्स के। तो सैंपल होता है, कूपन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, कंटेस्ट होते हैं, कैश रिफंड ऑफर होता है, प्रीमियम होता है, प्राइस ऑफ ऑफर होता है, कंज्यूमर स्वीप स्टिक्स होते हैं और बाईबैक अनाउंसेज होते हैं। ये कुछ कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी मैचिंग है आपका। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आपको दे रखे हैं और उनका पैरामेट्रिक टेस्ट से आपको मिलान करना है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो फ्राइडमैन टेस्ट आपका 2 वे अनोवा से मैच हो जाएगा और जो मैन विटनी यू टेस्ट है वो आपका, एक बार रुक जाइए, 16 का जो आंसर है वो आपका 2 दिया हुआ है। तो बी का सेकंड आपका मैन विटनी यू टेस्ट टी टेस्ट होता है और क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट है आपका, वो 1 वे अनोवा बोला जाता है। और विल्कॉन साइंड रैंक टी टेस्ट ये आपका पेयर टी टेस्ट है। तो जो ऑप्शन 2 है वो आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑफ द ओपिनियन डेट लेबर वाज द फादर ऑफ वेल्थ एंड इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन एनी एस्टीमेट ऑफ नेशनल वेल्थ।
तो जो विलियम पेटी थे, इनका नाम आपने पहली बार सुना होगा, मैंने भी ये क्वेश्चन पहली बार ही देखा है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट होते हैं, आपने कभी नहीं पढ़े हैं, कहीं नहीं पढ़े हैं। उनके लिए सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि आप उनको गैस करें और उनको नोट कर लें अगर आपका एग्जाम के बाद गलत हो गया है, तो इसमें कोई भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। तो विलियम पेटी थे जिन्होंने बताया था कि लेबर वाज द फादर ऑफ वेल्थ एंड इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन एनी एस्टीमेट ऑफ नेशनल वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 18, in case of presence of outliers in a data set which of the following can better measure the central tendency। तो outliers क्या होते हैं, जैसे मान लो आप किसी स्टूडेंट के मान लीजिए आप किसी भी क्लास में बच्चों के स्कोर जानना चाहते हैं, तो स्कोर या तो बहुत ज़्यादा हैं या बहुत कम हैं, ऐसा नहीं है कि एवरेज स्कोर्स हैं, तो आउटलायर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर आपके लिए कौन से सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स हैं वो अप्रोप्रिएट होते हैं, तो वहाँ आपका एक ट्रिम्ड मीन यूज किया जा सकता है और मीडियन यूज किया जा सकता है। मोड, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन आप वहाँ यूज नहीं कर सकते हो। ट्रिम्ड मीन और जो मीडियन है वो आपका यूज किया जा सकता है यहाँ पर आपका। तो राइट आंसर आपका बनेगा बी एंड डी 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वन कंसिडर्ड एज सप्लाई फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ एफडीआई। तो फैक्टर्स यहाँ पर एफडीआई को इफेक्ट करने वाले सप्लाई भी होते हैं, डिमांड वाले भी होते हैं और कुछ गवर्नमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। तो हमें यहाँ पर केवल सप्लाई फैक्टर्स देखने हैं। तो सप्लाई फैक्टर्स में आपको पता होने चाहिए कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। सबसे पहले रिसोर्स अवेलेबिलिटी आएगी और आपके लॉजिस्टिक्स आएंगे, ये दोनों ही सप्लाई वाले हैं। बाकी कस्टमर एक्सेस, इकोनॉमिक प्रायोरिटी, अवॉइडेंस ऑफ ट्रेड बैरियर, या तो ये डिमांड फैक्टर्स हैं या ये गवर्नमेंटल फैक्टर्स हैं, ये सप्लाई फैक्टर्स नहीं हैं। तो जो राइट आंसर है वो है आपका सी एंड डी, मतलब ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ये स्लाइड लगी हुई है, आप देख सकते हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग एफडीआई: पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वेज रेट्स, टैक्स रेट, ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइज ऑफ लोकल मार्केट, कमोडिटीज। तो ये सब कुछ हैं जो आपके एफडीआई को इफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, an attacking strategy which involves introducing new product or technologies that rewrite the rules of competition in the market and avoid direct conflict with the rival। तो यहाँ पर जो आपका हिंट है ना, वो है आपका रीराइट द रूल्स ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। तो जो आपका बाईपास स्ट्रेटजी है वो एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें आप न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजीज को लेके आ रहे हो जो आपके कंपटीशन के रूल्स को रीराइट करने वाली हैं और डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेंगी विद द राइवल। तो डेट इज कॉल्ड बाईपास। तो जो राइट आंसर है वो है आपका 2। बाकी जो जितनी भी आपकी टाइप्स ऑफ अटैक स्ट्रेटजी इन मार्केटिंग है उनकी स्लाइड हमने ऐड की है कि फ्रंटल अटैक, क्योंकि इस बार बाईपास से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम फ्रंटल, फ्लैंक या इनसर्कलमेंट या गुरिल्ला मार्केटिंग से पूछा जाए। तो आप इनको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और अभी हमें 2 पार्ट और प्रिपेयर करने हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर भी असर्शन एंड रीजन आपको दिया हुआ है। बाय रिमूविंग बैरियर्स बिटवीन नेशनल मार्केट, ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्रिएट कंपटीशन ड्यू टू बिगर ट्रेडिंग एरिया। तो बिल्कुल ठीक बात है। 21 का जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो 3 होने वाला है, क्योंकि जो रीजन है वो आपका गलत है। इंक्रीज कंपटीशन कैन लीड टू क्लोजर ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड हार्म डोमेस्टिक कंजम्पशन। ऐसा नहीं है, कंपटीशन होना अच्छी बात है और कंपटीशन आपका हेल्दी कंपटीशन है तो अच्छी बात है। ये उसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है कि आपकी लोकल इंडस्ट्री क्लोज हो जाएगी या डोमेस्टिक कंजम्पशन या कंपटीशन आपका हार्म होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्टापैक फ्रेमवर्क। तो ये भी आपका काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑक्टापैक फ्रेमवर्क जिसको पता है वो आपका पता लगा लेगा कि जो एक्सटेंशन होता है वो इसका पार्ट नहीं है। बाकी ऑक्टापैक आपका क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। ऑक्टापैक फ्रेमवर्क में जो ओ है वो ओपननेस के लिए है, सी कोलैबोरेशन, ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, प्रोएक्टिव, ऑथेंसिटी, कन्फर्मेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन के लिए है ई, ना कि आपका एक्सटेंशन के लिए। तो यहाँ पर ये जो 2 ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये पार्ट नहीं है ऑक्टापैक फ्रेमवर्क का। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट टू इंक्रीज। मतलब कौन कौन से इसमें से ऐसी बातें हैं जो आपकी एक प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज कर सकती हैं। तो ये काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप कंज्यूमर की इनकम बढ़ा रहे हो, मतलब इनकम बढ़ रही है कंज्यूमर की, तो ऑलरेडी हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि डिमांड भी बढ़ने वाली है प्रोडक्ट की। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, ये भी एक रीज़न हो सकता है बिल्कुल। किसी अगर प्रोडक्ट ऐसे मान लो चाय की
प्राइस बढ़ेंगे तो लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट होंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ सकती है। बी वाला भी बिल्कुल ठीक है। तो ए और बी अभी तक हमें 1 और 4 में दिख रहे हैं, तो इनमें से ही कोई आंसर है। अब सी और ई में से देख लो, अगर आप इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज कर रहे हो या इंक्रीज टेस्ट फॉर कॉमोडिटी, तो जो मोस्ट सूटेबल है वो है आपका ई वाला। अगर लोगों का टेस्ट बढ़ गया एक कॉमोडिटी के प्रति, तो उसकी डिमांड के बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ए बी ई यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है 23 का, मतलब ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24, ये बिल्कुल कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट जो अभी रिसेंटली 2023 में हुआ है, रिवैम्प्ड द कंपटीशन एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर जितने भी पांचों स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ना, वो बिल्कुल ठीक हैं और ये आपको एक बार अच्छे से पढ़ने हैं। और जब भी जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आए जिसमें जानकारी दी जा रही है, मोस्टली वो आपके सारे स्टेटमेंट ठीक होंगे, फिर भी एक बार आपको पढ़ लेने चाहिए। CCI नीड्स टू बी इंटीमेटेड इफ द वैल्यू ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन डील एक्सीड ₹2000 करोड़, बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल टाइमलाइन फॉर असेसमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन हैज़ बीन रेड्यूस्ड टू 150 डेज फ्रॉम 210, ये भी ठीक है। एक्सक्लूसिव सेलिंग एग्रीमेंट हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट, बिल्कुल ठीक है। एंटिटीज हु आर नॉट एंगेज्ड इन आइडेंटिकल और सिमिलर ट्रेड shall also be part of an anti-competitive agreement under section 33 of the act. Anti-competitive conduct like tie-up agreements, resale price maintenance and exclusive distribution agreement have been redefined. तो ये सारे ही आपके कंपटीशन अमेंडमेंट जो एक्ट आया है उसमें ये पांचों बातें आपकी बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं, बिल्कुल डायरेक्ट लिखी हुई हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर स्प्रेड इज डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। तो स्प्रेड क्या होता है बैंकिंग सेक्टर में, ये आपको बताना है किस किस का फंक्शन है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका होने वाला है बी और डी, मतलब नेट इंटरेस्ट रेवेन्यू और एसेट रेशियो का फंक्शन होता है आपका स्प्रेड। तो ये आपको याद रखना है बी और डी। बाकी स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द कॉमर्शियल बैंक्स लैंड मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। ये बैंकिंग सेक्टर में स्प्रेड की डेफिनेशन होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 26, ये कुछ आपको टेक्निक दी हुई है और उनके फीचर हैं, आपको बताना है कौन सा ठीक है। तो 26 यहाँ पर हम पूलिंग की बात करें तो पूलिंग आपका मैच होगा होल्डिंग एंड मैनेजिंग ऑफ कैश बाय एफिलिएट्स। और फाइनेंशियल हेज आपका होगा साइमल्टेनियसली बोरोइंग एंड लीडिंग इन 2 डिफरेंट करेंसीज, भी का थर्ड। और नेचुरल हेज आपका होगा सेटिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज। और नेटिंग आपका जो बचा रिडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क थ्रू लीडिंग एंड लैगिंग। तो ये आपको टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कीजिए और इनको अच्छे से याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, सेक्शन 61 to 64 of Company Act 2013 states alteration proper which includes। alteration proper के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपनी अब 61 to 64 जो बताया गया है कंपनी एक्ट में, उसमें क्या क्या आपके प्रोविजंस हैं। तो 27 में जो आपके बताए गए हैं, कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यू शेयर्स, बिल्कुल कंपनी ऐसा कर सकती है। कैंसिलेशन ऑफ इश्यू शेयर ये पॉसिबल नहीं है। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इश्यू ऑफ नए शेयर्स, ये भी कर सकती है। तो ए और सी आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। और कंपनी यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ फुली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाई वर्सा, ये भी कर सकती है। तो ए सी ई आपका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द एडवर्टाइजिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी इज सूटेबल फॉर कार्स एंड अप्लाइंसेस। तो वहाँ पर इंफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी ज़्यादा सूटेबल होती है, क्योंकि कार्स एंड अप्लाइंसेज ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कस्टमर है वो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है, अपने लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए ले रहा है। तो वहाँ इन्फॉर्मेशन उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे और इसके क्या फीचर्स हैं। तो वहाँ इन्फॉर्मेटिव स्ट्रेटजी ज़्यादा सूटेबल रहती है। इफेक्टिव हैबिचुअल सेटिस्फेक्शन स्ट्रेटजी यहाँ पर काम नहीं करने वाली है। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 इन्फॉर्मेटिव स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 29, इफ द एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन इज रिजेक्टेड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, द CPIO जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या आपका स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, इज ऑब्लिगेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग टू फर्निश द पर्सन सीकिंग द इंफॉर्मेशन। मान लीजिए आपने कोई राइट टू RTI डाला और आपकी RTI रिजेक्ट कर दी, तो आपको CPI और SPIO क्या क्या उनकी ऑब्लिगेशंस हैं, वो आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो 29 में आपको क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा। रीजन्स फॉर सच रिजेक्शन बिल्कुल प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको, तो बी ऑप्शन आने वाला है यहाँ पर। बाकी द पर्टिकुलर्स ऑफ द अपीलेंट अथॉरिटी और द पीरियड विद इन विच एन अपील अगेंस्ट
सच रिजेक्शन में भी प्रेफर्ड। तो BDE आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। ये CPIO या SPIO जो भी होगा वो आपको ये उसकी लायबिलिटी है या जो ये भी उसका दायित्व है कि वो आपको ये चीज़ें बताए। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। बाकी के पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस करके टोटल 90 क्वेश्चंस कवर कर देंगे। The only purpose of logistic management is to coordinate activities of moving product from the factory to customer। तो only word यहाँ पर काफ़ी सस्पेंस क्रिएट कर रहा है और इसकी वजह से स्टेटमेंट काफ़ी गलत है, क्योंकि एक ही काम नहीं होता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का कि वो केवल कोऑर्डिनेट करे एक्टिविटीज़ को। ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट में भी कह रहा है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज ओनली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है, या मार्केटिंग फंक्शन है, ऐसा नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट होने वाले हैं। तो आशा करते हैं ये 30 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि हमने वीडियो शॉर्ट करने का प्रयास किया है और हमने जितनी इन्फॉर्मेशन है वो देने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।